नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोलॉजी फर्स्ट बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का 100। ठीक है, मतलब किसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इस काम में लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि आपका वही श्वसन तंत्र, सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, वो सभी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। वो आप सबको पता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी ड्रग्स काम में लेनी चाहिए। अब सर आप कहोगे कि कौन कौन सी ड्रग्स काम में लेनी चाहिए, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हो, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या हो सकता है। उसमें आपके सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, ठीक है, कफ हो गई, कॉमन कोल्ड हो गया, इधर से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, जिससे रिलेटेड हमें ड्रग्स पढ़नी है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। ठीक है, तो आपके सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि अस्थमा में काम में लेते हैं, अस्थमा अस्थमेटिक में। ठीक है, तो देखो अस्थमा का हम जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं उससे पहले ये पता होना चाहिए कि अस्थमा में क्या डिफरेंस आता है, मतलब कि क्या क्या अलग होते हैं। मतलब नॉर्मल से अस्थमा हो जाए तो क्या होता है। तो नॉर्मल में अगर हम देखें, नॉर्मल लंग्स है, देखो डायग्राम में देखो, ये तो हो गया आपके पास एक नॉर्मल लंग्स। आप कहोगे सर ये कौन सा लंग्स है, तो देखो ये है नॉर्मल लंग्स। इसका हमने क्या है कि जूम करके साइड में देखा, इसकी जो लाइनिंग वगैरह है जो, उसको हमने साइड में निकाल के देखा। ठीक है, और एक यहाँ पे होता है, ये हो गया अस्थमेटिक लंग्स, इसको निकाल के देखा। तो इन दोनों में हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल लंग्स है उसका और अस्थमेटिक लंग्स, इन दोनों में डिफरेंस देखो आप क्या देखने को मिल रहा है। तो सर आप कहोगे कि सर हमें क्या है कि जो नॉर्मल वाला है वो थोड़ा सही लग रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस है। नॉर्मल लंग्स में देखो, नॉर्मल लंग्स में जो मसल्स है वो रिलैक्स्ड होती है, जो मसल है ये क्या है, रिलैक्स है। जबकि अस्थमा में, अस्थमेटिक में क्या है, टाइट है ये मसल्स, ये मसल क्या है, टाइट है। ठीक है, टाइट है, तो चलो अभी बताएंगे, टाइट है। दूसरा है लाइनिंग, नॉर्मल है, इसमें स्वलन है, ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे स्वलन है। थर्ड हो गया एक्सेस म्यूकस, म्यूकस क्या है, एक्सेस है, ये म्यूकस है, ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। तो देखो अब आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्मल है इसका जो एयर वे है वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, म्यूकस वगैरह नहीं है, टाइट नहीं है, ये इसका जो ये पास एयर वे पासेस है ये ज़्यादा बड़ा है। जबकि इसमें क्या है, छोटा है, छोटा है तो एयर कम पास करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इस लंग्स के, ये अस्थमेटिक है, इसको हमें डायलेट करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको हमें डायलेट करना है, मतलब कि वापस पहले जैसा करना है। ठीक है, डायलेट करना है, रिलैक्स करना है, मसल्स वगैरह है उसको रिलैक्स करनी है, मतलब कि हमें इस लंग्स को वापस से पहले जैसा बनाना है, बनाने की कोशिश करनी है। ये पूरा ना बन सके तो थोड़ा बहुत करना है, तो ये पढ़ेंगे हम आगे अभी। मतलब तो इसमें आता है, फर्स्ट आता है एंटी अस्थमेटिक ड्रग, इसकी फर्स्ट क्लास आती है ब्रोंकोडायलेटर्स। नाम सुना है सबने, ब्रोंकोडायलेटर्स। तो ब्रोंकोडायलेटर से क्या समझते हो आप, ब्रोंको से तो हमने ले लिया सर ब्रोंकाई, क्या ले लिया, ब्रोंकाई। ठीक है, डायलेटर मतलब कि डायलेट करना, क्या करना, डायलेट करना या रिलैक्स करना। ठीक है, डायलेट करना या रिलैक्स करना, ये होती है ब्रोंकोडायलेटर। अब जो ये मसल्स है इसको हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है, बिल्कुल पहले जैसा रिलैक्स करना है। और क्या करना है, इसको डायलेट करना है। डायलेट का मतलब होता है वापस ये कॉन्टेक्ट, तो ये हो गया छोटा सा, और डायलेट मतलब कि थोड़ा उसका जो ओपनिंग है वो बड़ी करनी। ठीक है, ओके सर। तो ब्रोंको डायलेटर का आपको समझ में आ गया। ब्रोंको डायलेटर है, इसकी हमने तीन क्लासेस है। ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंको डायलेटर को हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ गया आपके पास सिम्पेथोमिमेटिक्स, सिम्पेथोमिमेटिक्स क्लास है जो कि क्या होती है, बीटा टू, बीटा टू एगोनिस्ट होती है। ठीक है, फर्स्ट होगी। सेकंड होती है आपके पास मिथाइल जेनथाइन, मिथाइल जेनथाइन होगी। थर्ड होगी एंटी कोलिनर्जिक होगी। ठीक है, फिर आपकी दूसरी क्लास आती है। तो ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंको डायलेटर को हमने तीन क्लासेस में या तीन टाइप में हमने डिवाइड किया है। पहला आ गया सिम्पेथोमिमेटिक्स। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये करता है बीटा टू एगोनिस्ट को, ये क्या काम करता है, बीटा टू एगोनिस्ट का काम करता है। अब पहले इसके ड्रग्स का देख लो। अब इसको क्या है, ड्रग्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला आ गया शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, सेकंड आ गया लॉन्गर एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग ये इसकी टाइमिंग के हिसाब से दिया गया है, ये शॉर्ट एक्टिंग है, और ये लॉन्गर एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में आपके आ गया साल्बुटामोल हो गया, टर्बुटालाइन हो गया,
इधर आ गया सालमेटेरोल, फेनेटेरोल, फॉर्मेटेरोल और परब्यूटेरोल। जो ओल आ रहा है वो सभी होती है लॉन्गर एक्टिंग, लंबे टाइम के लिए एक्शन करती है ये, और ये शॉर्ट टाइम के लिए एक्शन करती है। अब देखो जो सिम्पेथोमेटिक्स है ये क्या करता है, सिम्पेथोमेटिक्स क्या करता है, ये देखे जैसे आपके पास ये क्या है, ब्रोंकाई है, तो बीटा टू रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये देखो, ये जैसे यहाँ पर बीटा टू रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर बीटा टू रिसेप्टर होते हैं, बीटा टू रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये बीटा टू रिसेप्टर को क्या करती है, जो सिम्पेथोमेटिक्स है बीटा टू रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है। क्या कर देती है, एक्टिवेट करने का काम कर देती है। जो एक्टिवेट करेगी तो ये मसल्स है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा और मसल रिलैक्स होगी। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में, सिम्पेथोमेटिक्स का देख लिया आपने। नेक्स्ट आता है मिथाइल जेनथिन, इसको मिथाइल जेनथिन बोलते हैं। ठीक है, कोई कई किताबों में आपको इसका दूसरा नाम देखने को मिलेगा, तो हम इसको मिथाइल जेनथिन नाम से देखेंगे। कई किताबों में इसको जेनथाइन रिसेप्टर नाम से देखने को मिलेगा। इसमें आता है आपके पास थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, नाम सुना है, इटोथियो नाम सुना है, इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ये ड्रग्स, ये होती है मिथाइल जेनथिन। ये क्या काम करती है, ये आपकी वही सेम जो सेल होती है उसको एक्टिवेट करने का काम करती है। जो यहाँ पर जो सेल पाई जाती है, ठीक है, इनको एक्टिवेट करती है। नेक्स्ट आता है एंटी कोलिनर्जिक, कौन सा, एंटी कोलिनर्जिक। अब एंटी कोलिनर्जिक है, ये क्या काम करती है, एंटी कोलिनर्जिक है वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जो वहां पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिसेप्टर पाए जाते हैं, इनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। एंटी कोलिनर्जिक है जो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। मैकेनिकल ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पूरे के एक साथ अलग अलग टाइप से। इसका ड्रग्स हो गई इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड और एक होगी एट्रोपिन। ठीक है, ये दो ड्रग्स होती है इसकी। आगे चलेंगे, आगे इंटरेस्ट आएगा। अभी आपकी जो ये क्लास है वो स्टार्ट हुई है इसलिए, और ड्रग्स से इसमें क्या इंटरेस्ट लोगे, पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब सुनो, ये भी किसका है, अभी हम केवल एंटी अस्थेमेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एंटी अस्थेमेटिक ड्रग्स, इसमें आता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी बोल दो या फिर इसको बोलते हैं अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। ये क्या काम करता है, अब यहाँ पे लग रहा है एंटी, सॉरी इस थोड़ी मीनिंग में मिस्टेक है, एंटी एंड इन्फ्लामेटरी। तो ये ड्रग्स इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, इसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया, सिस्टेमिक एंड इनहेलेशन। इनहेलेशन में अपन इनहेल करते हैं, बाई इनहेलेशन करते हैं अपन इसको। कौन कौन सी ड्रग्स हो गई, सिस्टेमिक में तो आ गई आपके ग्लूकोकॉर्टिकोइड, इसमें आ गया हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडिनिसोन आ गया। और इनहेलेशन है, इनहेलेशन में आ गया बेक्लोमेथासोन, ब्यूडेसोनाइड एंड फ्लूटिकासोन। ठीक है, ये सभी आपके एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। 100 to 400 mg 2 to 4 टाइम ए डे, एक दिन में आपको, इनहेलेशन की बात चल रही है अभी, इनहेलेशन में आपको 100 से 400 mg 2 से 4 बार आपको एक दिन में देनी है। ठीक है, ये होती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है क्या करेगी, ये आपके पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई एंड अस्थमा हो गया, इन सभी में ये काम में आती है। देखेंगे आगे और। नेक्स्ट आता है आपके एल टी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एल टी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये इसमें आपके आ गया एग्जाम्पल मोन्टेलुकास्ट एंड जेफेरिलुकास्ट। ये 10 mg की डोज होती है, ओडी मतलब कि दिन में एक बार देनी है। इससे सेडेशन भी आते हैं, सेडेशन आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, स्लीपिंग आवरली, जब सोते टाइम है उस टाइम पे इनको यूज लेते हैं। ये क्या काम करती है, एल टी रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट, ये एल टी रिसेप्टर है, एल टी रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। जैसे अभी हमने एंटी इन्फ्लामेटरी में पढ़ा था, वैसे ही ये क्या काम करती है, उसको ब्लॉक कर देती है रिसेप्टर को। फिर आता है एंटी आईजीई एंटीबॉडी। एंटी आईजीई एंटीबॉडी, इसका एग्जाम्पल हो गया ओमालीजुमाब। एग्जाम्पल कौन सी ड्रग्स हो गई, ओमालीजुमाब, ये ड्रग्स हो गई। ये क्या काम करती है, अब आपने हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा, देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कौन सी बात चल रही है आपके आपके चल रही है एंटी आईजीई एंटीबॉडी की। तो होता क्या है कि बेसोफिल मास्ट सेल का नाम सुना है आपने, तो बेसोफिल है या मास्ट सेल है, ये क्या करती है, बेसोफिल मास्ट सेल है, ये हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन इनका रिलीज करती है। आपने उसमें
माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है आपने, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं जो, उनको रिलीज करती है। इसको इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, उनको रिलीज करती है। रिलीज करेगी तो वो क्या करता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, रिलीज होंगे हिस्टामिन वगैरह, तो उससे क्या होगा, एनाफाइलेटिक शॉक पड़ा है ना, उसी की बात चल रही है अभी। एनाफाइलेटिक शॉक में आपने देखा मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल है, मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को रिलीज करती है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कौन से होते हैं, हिस्टामाइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडी हो गया, एटसेट्रा। वो क्या करता है, पेन, स्वेलिंग वगैरह और अस्थमा, ऑटोइम्यून डिजीज, इन सभी का कारण बनता है। उन सबको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए हमें एंटी आईजीई एंटीबॉडी ड्रग्स काम में लेते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, आईजीई के जो रिसेप्टर है, आईजीई रिसेप्टर है, उनको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, जिससे कि जो पेन, स्वेलिंग, अस्थमा, ऑटोइम्यून डिजीज वगैरह है वो नहीं होती। ठीक है, इम्यून सेल वगैरह उनको रिलीज कर देती है। यह आपने पढ़ लिया यहाँ तक एनाफाइलेटिक शॉक वाली चीज़ें जो पहले बता दी है। ये हमने इसका साथ ही साथ मैकेनिकल एक्शन भी देख लिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया है। अब आते हैं यूजेस की बात करते हैं। अपन यूजेस की बात है तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ड्रग्स है वो कब काम लेते हैं पर, तो वो भी बताया मैंने आपको। अस्थमा हो गया, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, इन्फेंट एपनिया, मतलब कि जो इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, उसको सोते टाइम, स्लीपिंग टाइम सांस नहीं आती। ठीक है, कभी कभी, तो वो होता है इन्फेंट एपनिया, है ना। इनके अलावा ये तो आपके मेनली हो गए ब्रोंकोडायलेटर के यूजेस, लेकिन इनके अलावा भी जो अदर्स है, जैसे इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग, ये किसके हो गए, ये आपके इन्फ्लामेटरी के हो गए। कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम वगैरह, एलर्जिक रिएक्शन, कफ, डिस्निया, इन सभी जो यूजेस है, सिम्टम्स है, इन टाइम पर हम ड्रग्स को काम में लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ सकते हैं हमारे ऊपर, साइड इफेक्ट्स तो पाल्पिटेशन हो गया, जो हार्ट बीट है वो फास्ट चलने लग जाती है, पाल्पिटेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, रेस्टलेसनेस हो गया, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो गया, पेप्टिक अल्सर टाइप, वोमिटिंग, इंसोम्निया, नींद का नहीं आना, डायरेसिस आपने पढ़ ही रखा है, ड्राउजीनेस हो गया, ड्राउजीनेस मतलब कि झपकी, झपकी टाइप आती है, एलर्जिक रिएक्शन हो गई। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर एडवर्स इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं और एडवर्स इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट तो आपके होते हैं माइल्ड। ठीक है, माइल्ड होते हैं, जबकि जो एडवर्स, सॉरी, साइड इफेक्ट्स तो माइल्ड होते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट है वो आपके मॉडरेट टू हाई। ठीक है, ये होते हैं, डेंजरस होते हैं एडवर्स इफेक्ट, जैसे लीवर डैमेज हो जाए, भाई ज़्यादा टाइम से हम ड्रग्स ले रहे हैं तो लीवर डैमेज हो जाएगा। लेकिन साइड इफेक्ट्स में ऐसा नहीं होता। साइड इफेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इंसोम्निया हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो गया, एंजाइटी, ठीक है, वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब साइड इफेक्ट्स के सिम्टम्स होते हैं। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, आप देखो आपके सिलेबस में, डीकंजेस्टेंट्स। ठीक है, नई हेडिंग क्या है आपके पास, डीकंजेस्टेंट्स, मतलब कि डी और कंजेस्टेंट्स, ये दो अलग अलग वर्ड है, दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना। यहाँ पे डी को अलग ले लो और कंजेस्टेंट है उसको अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है। कंजेस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से जाम लगना। तो जब नेजल कंजेशन हो जाए, मतलब कि जो नाक है वो जाम हो जाए, उसको हमें वापस से पहले जैसा करने के लिए, उस जाम को हटाने के लिए जो मेडिसिन काम में लेते हैं वो होती है डीकंजेस्टेंस। नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया आपको। अब आप ऑथेंटिक लैंग्वेज में आप समझे क्या लिख रखा है, दीज में these medicines are used to relieve nasal congestion and sinus pressure by narrowing the blood vessel in the nasal passage। ठीक है, तो वो क्या होता है, डीकंजेशन। यूजेस की बात करते हैं, नेजल कंजेशन हो गया, नाक जाम हो गई, कॉमन कोल्ड हो गया जैसे जुकाम वगैरह हो गई, साइनसाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन इन साइनस, और एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, अब देखो ये होता है आपके पास नेजल कंजेशन। ये देखो, कंजेशन मतलब कि जाम हो गई है नाक, नेजल का मतलब नेजल, नोक, नाक। तो नॉर्मल जो नेजल वे है, नॉर्मल जो नेजल वे है वो तो ऐसा है, लेकिन जब ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या फिर कंजेशन हो जाए, तो आप देखोगे ये क्या है, इसमें जो एयरवे का जो पेसेज है, पासेज है, वो क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको क्या है, इस नाक को वापस पहले जैसे करना है, जो जाम लग चुका है उसको खोलना है, वो होता है डीकंजेशन। अब ये क्यों होता है, तो ये क्यों होता है, ये होता है आपके
क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके होने के। तो ये एक तो कोल्ड हो गया, ठीक है, कोल्ड के टाइम पे हो गया, और स्वेलिंग हो जाए, कुछ इन्फ्लामेशन टाइप हो जाए, उस टाइम पर ये नेजल कंजेशन हो जाता है। तो इसको हमें वापस से नॉर्मल करने के लिए हमारे पास आती है स्प्रे। स्प्रे आती है, कुछ ओरल मेडिसिन भी आती है। जो स्प्रे है उसको हम नाम देते हैं टॉपिकल, कहते हैं टॉपिकल एप्लीकेशन नाम देते हैं, जो कि सरफेस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, टॉपिकल में क्या क्या आता है, सरफेस पे अप्लाई करना, स्प्रे आ गई, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमने यूजेस देख लिया, ये नेजल कंजेशन हो गया, इसको वापस पहले से करना है। तो अब इसकी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। ये आती है ओरली रूट, जो हम केवल ओरल देते हैं, जैसे टेबलेट्स वगैरह हो गया। उसमें आता है फिनाइलफेरिन एंड सूडो एफेड्रिन। ठीक है, ये दो मेडिसिन है आपके पास, जो कि ओरली रूट से होती है। अब ये जो दोनों है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या, सिम्फेथो सिम्फेथो मिमेटिक्स। ठीक है, जो मैं पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, सिम्फेथो मिमेटिक्स, जो क्या थी, बीटा टू बीटा टू एंटागोनिस्ट थी। ठीक है, वो ही इसकी क्लास है, उसी में ये ड्रग्स आती है। अब ये नहीं कि भाई आपने वो सिम्फेथोमेटिक्स है, उसमें केवल वही ड्रग्स आएगी, नहीं, बहुत सारे ड्रग्स है, वो तो एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे ड्रग्स है। जैसे ब्रोंकोडायलेटर है, तो ब्रोंकोडायलेटर में केवल एमिनोफाइलिन ही नहीं है, उसमें साल्बुटामोल भी है। ठीक है, ये तो ये क्या होती है, ओरली होती है, पहली चीज़ देख ली हमने। दूसरी चीज़ क्या है, ये बीटा टू रिसेप्टर है, उसको ब्लॉक करती है या एक्टिवेट करती है। बीटा टू, सॉरी, ब्लॉक नहीं, एक्टिवेट करती है। बीटा रिसेप्टर है, उसको एक्टिवेट करती है। जबकि जो टॉपिकल एप्लीकेशन है, इसका एग्जाम्पल आ गया ऑक्सीमेथाजोलाइन एंड जाइलोमेथाजोलाइन। ठीक है, ये दो ड्रग्स इसकी होती है टॉपिकल एप्लीकेशन की, मतलब कि स्प्रे करती है। पर ये क्या होता है, ये होता है एल्फा रिसेप्टर्स, एल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, जबकि ये करते हैं बीटा को, ये करते हैं एल्फा रिसेप्टर को। तो इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, नॉर्मल सी बात है। ड्रग्स को आपको याद रखना है, ड्रग्स का नाम, क्लासेस वगैरह। जहाँ तक आपके क्वेश्चन बनने के चांस है, बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप पढ़ोगे नहीं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब काम में नहीं लेनी है दवाइयाँ। तो इसको हमें हाइपर सेंसिटिविटी हो, उस ड्रग्स के लिए हाइपर सेंसिटिविटी हो। दूसरा हो गया थायराइड डिजीज हो, एनलार्ज प्रोस्टेट हो, तो इस टाइम पे हमें ये ड्रग्स काम में नहीं लेनी। नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट्स की बात। तो साइड इफेक्ट्स वही सब में सेम है, नोज़िया वोमिटिंग हो गया, इरिटेशन हो गया, इंसोम्निया, स्नीजिंग। भाई आप नेजल स्प्रे कर रहे हो तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, छींक आएगी आपको, डिजीनेस हो गया, पाल्पिटेशन, नर्वसनेस, ये सभी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टोरेंट्स। क्या है एक्सपेक्टोरेंट्स, तो एक्सपेक्टोरेंट्स एक तरीके की क्या है, कफ सिरप। ठीक है, खांसी सभी की हुई है, कफ सिरप सभी ने ली है, एक्सपेक्टोरेंट्स। तो क्या काम करता है एक्सपेक्टोरेंट्स, हेल्प लूजन एंड थिन म्यूकस। भाई होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें म्यूकस जमा हो जाता है, एक्सेसिव म्यूकस जमा हो जाता है। म्यूकस तो रहता ही है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस हो जाता है। उसको लूज करने के लिए, उसको पतला करने के लिए हमें एक्सपेक्टोरेंट्स काम में लेते हैं। जिससे क्या होता है, जो कफ है वो कफ बाहर आएगा और एक्सपेल हो जाएगा, बाहर आएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यूजेस की बात करते हैं, कफ हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, चेस्ट कंजेशन हो गया, वही चेस्ट में क्या हो जाए, कंजेशन हो जाए, जाम हो जाए, उस टाइम पे हमें एक्सपेक्टोरेंट्स काम में लेते हैं। अब जो एक्सपेक्टोरेंट्स है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, गुआनिफेंसिन हो गया, आयोडाइड हो गया, आयोडाइड में आ गया आपके पास पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ब्रोमोहेक्सिडिन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, और आपके हो गया लास्ट एन एसिटाइल सिस्टीन, एन ए सी। ठीक है, ये आपने, ये एन एसिटाइल सिस्टीन है, ये पीसीएम है, पैरासीटामोल है, पीसीएम है, उसका एंटीडोट होता है। क्या होता है, एंटीडोट, ऊपर खाली पेज में लिख लो आप, क्या होता है, ये एंटीडोट होता है। होता क्या है कि जब एंटीडोट का काम क्या होता है, जब मान लो पीसीएम से क्या है, हमने पीसीएम ज़्यादा ले ली, पैरासीटामोल ज़्यादा ले ली, ओवरडोज हो गया, ओवरडोज हो गया, उसके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसको कम करने के लिए एंटीडोट काम में लेते हैं। तो वो कौन सी होती है, एन एसिटाइल सिस्टीन, एन ए सी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स है काम कैसे करता है, मैकेनिकल, सॉरी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो ये काम कैसे करता है। तो काम ऐसे करता है कि पहली बात तो हमने देखा कि क्या है, कफ है। पहले तो हम देखते हैं भाई, ये बन के आपके लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये म्यूकस, ये म्यूकस जमा हो गया। ठीक है, ट्रेकिया वगैरह है, इसमें म्यूकस जमा हो गया, म्यूकस जमा हो गया।
तो हमें इसको कम करना है। इसको पहली बात तो क्या करता है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन। ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल्स है, उसको जो सिक्रेशन होता है उसको इंक्रीज करता है। रिड्यूस म्यूकस विस्कोसिटी, जो ये म्यूकस है इसकी विस्कोसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। जिससे क्या होगा, जो ये म्यूकस है ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा, लूज हो जाएगा ये। भाई रिड्यूस कर दिया विस्कोसिटी को तो ये लूज हो गया, लूज हो गया एंड थिन हो गया, जिससे ये एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और क्या काम करता है, एड टू क्लीन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एड का मतलब होता है हेल्प करना, एक तरीके से बोलते हैं फर्स्ट एड, तो वो एड वाला। एडिंग क्या है, एड का मतलब होता है हेल्प करना। तो ये क्या क्या काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने में हेल्प करता है। जब यहाँ से म्यूकस हट जाएगा, ये म्यूकस हट गया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है एंटी टूसिव। एंटी टूसिव क्या होता है, दे आर यूज टू सप्रेस एंड रिलीफिंग कफ। अब आप कहोगे सर अभी पढ़ा है एक्सपेक्टोरेंट्स, वो भी कफ में काम में लेते हैं, एंटी टूसिव ये भी कफ में काम में लेते हैं। चल क्या रहा है हमारे साथ, तो चल ऐसे रहा है, नर्सिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो चलेगा ये सब कुछ। तो देखो म्यूकस है, म्यूकस है, म्यूकस भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है लिक्विड, ठीक है, और एक होता है विस्कोसिटी। या फिर एक काम करो, इसको हटाओ। म्यूकस आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया ड्राई, एक होता है वेट। ठीक है। जिससे आपकी क्या, एक तो होती है ड्राई कफ, सूखी खांसी, एक होती है गीली खांसी, वेट कफ। तो जो भी आपने पढ़ा है ना एक्सपेक्टोरेंट्स, वो मैंने वहाँ पे लिख रखा है आपको डेफिनेशन में, लिक्विड, लिक्विड लिख रखा है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स तो जो गीली खांसी होती है, वेट कफ होता है, उसको रिलीज करता है, उसको सही करता है, उसको ट्रीट करता है। जबकि जो एंटीट्यूसिव है, एंटीट्यूसिव है, वो ड्राई कफ को रिलीज करता है या ड्राई कफ के लिए काम में लेता है। आगे बात समझना, ठीक है। तो दे आर यूज टू सप्रेस एंड रिलीविंग कफ, सप्रेस कर देता है ये कफ को। यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस में क्या है कि प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम ड्राई कफ, आगे बात ड्राई कफ। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राई कफ, ड्राई कफ के लिए काम लेते हैं, जो कि क्या होती है, नॉन प्रोडक्टिव होती है कफ, देट कैन बी इरिटेटिंग एंड डिसरप्टिव। भाई कभी कभी क्या होता है कि आप बार बार 7-8 दिन आपको हो गए खांसते हुए, ठीक है, आपको इरिटेट हो गया वो, भाई वो कफ बाहर निकलता ही नहीं है, आप खांसते रहते हो लगातार, तो आप वो कफ बाहर नहीं निकल रहा है और आप इरिटेट हो रहे हो, ठीक है। देट कैन बी इरिटेटिंग एंड डिसरप्टिव। उसके लिए हमें क्या है, एंटीट्यूसिव जो ड्रग्स है उसको काम में लेना चाहिए। क्या है इसका, क्या काम करता है ये, इट सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स इन द ब्रेन और सूथिंग द थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, कफ रिफ्लेक्स उसको सप्रेस कर देता है, जो ब्रेन में हमारे कफ रिफ्लेक्स पाया जाता है उसको सप्रेस कर देता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमने इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, इसके एक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे काम करता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसके 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। पहला हो गया सेंट्रली एक्टिंग एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल एक्टिंग। सेंट्रल एक्टिंग की बात करें तो इसमें आता है आपके पास डेक्स्ट्रोमेथोर्फ एंड सेकंड वन इज कोडिन, जबकि पेरिफेरली एक्टिंग में आता है बेंजोनेट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। नेक्स्ट आता है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स क्या होता है, म्यूकोलाइटिक्स क्या है, दे आर यूज टू ब्रेक डाउन एंड थिन म्यूकस और प्लेग। म्यूकोलाइटिक, लाइटिक एक तरीके से, लाइटिक को हम लाइसिस बोल सकते हैं, ठीक है, लाइसिस बोल सकते हैं, म्यूकस का लाइसिस करना, तोड़ना मतलब, और म्यूको का मतलब म्यूकस है, तो म्यूकस को ये क्या कर रहा है, लाइटिक कर रहा है, लाइसिस कर रहा है, तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। तो दे आर यूज टू ब्रेक डाउन एंड थिन म्यूकस और प्लेग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जिससे क्या होगा, ईजियर टू कफ अप एंड क्लियर एयरवे। ओके, आसानी से कफ बाहर आ जाएगा और एयरवे है वो क्लियर हो जाएगा। यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस में आता है सीओपीडी, सीओपीडी फुल फॉर्म सबको पता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। एक होता है ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, और एक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें हम ये म्यूकोलाइटिक को काम में लेते हैं। तो म्यूकोलाइटिक है, इसको भी हमने क्या है, इसकी 2 ड्रग्स कौन कौन सी, एसिटाइलसिस्टिन एंड सेकंड वन इज कार्बोसिस्टिन। जो कार्बोसिस्टिन है ये आपके 400 से 1500 mg एड है, मतलब एक दिन में आपको 400 से 1500 mg देनी है। ये नहीं कि आप एक बार में दे दो, नहीं, इसको आपको टुकड़ों में देनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव करना है, मतलब इसको डिवाइडेड इनटू मेनी ड्रग्स, इतनी देनी है। और ये आपके होता है ओरली, ठीक है, ओरल होता है ये कार्बोसिस्टिन।
जबकि जो एसिटाइलसिस्टिन है ये क्या होता है, एक तो होता है ओरली और नेबुलाइज, दो दो फॉर्म होती है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की, एक तो नेबुलाइज और एक होती है ओरली, ठीक है। नेबुलाइज आपको पता ही है कैसे करते हैं, इनहेलेशन के थ्रू करते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, साइड इफेक्ट्स में वो आता है नोजिया, वोमिटिंग, रेसेस हो जाते हैं, छोटे छोटे चकत्ते टाइप हो जाते हैं, मतलब रेसेस हो जाए, हेडेक हो गई और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज, ठीक है। आगे चलते अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब हम इसको काम में नहीं लेना, जो म्यूकोलाइटिक्स है इसको हम कब काम में नहीं ले, तो इसके लिए आता है आपके पास एलर्जी टू ड्रग्स, ड्रग्स की एलर्जी के लिए, स्टोमक अल्सर टू पेशेंट, मतलब कि कोई पेप्टिक अल्सर टाइप हो जाए, एस्थमेटिक पेशेंट को, एस्थमेटिक पेशेंट है उसके लिए, ठीक है। ये लेक्चर यहीं पे होता है। अब देखो इतना सब पढ़ा है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है आपके एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नोट्स बनाए यहाँ से लेकर जो ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट 11 स्लाइड है, 11 स्लाइड में ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये पढ़े। ज़्यादातर तो ये भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें, ठीक है। अब इसकी बात करें हम, तो ये क्या है कि एक तो आएगा आपके 5 नंबर में क्वेश्चन और एक आएगा 1 नंबर में, ठीक है। एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड शॉर्ट टाइप आंसर आएंगे इसकी, इस चैप्टर के, इस चैप्टर में से मतलब, तो शॉर्ट टाइप आंसर आपके 5 नंबर के आई थिंक, और एमसीक्यूज आपके 1 नंबर का ही, ठीक है। तो हाँ, अब आप कहोगे सर, कमेंट करोगे आप, मुझे पता है कि सर एक टॉपिक रह गया हिस्टामिन वाला, एंटी हिस्टामिन वाला टॉपिक रह गया। तो एंटी हिस्टामिन बेटा पहले पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है, बार बार तो वो रिपीट करेंगे नहीं, पुरानी क्लासेस देखे उसमें करा रखा है, उसी में से पढ़े, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मिलते हैं लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा आपको, समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि नया लेक्चर है, नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ डायग्राम से आपको सही समझ में आ रहा होगा, समझ में आना भी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।